हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अभी कंबल के अंदर बैठे होंगे और शायद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये जो वक्त है, इस वक्त को मत खोइए, क्योंकि काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परले हो जाएगा, बहुड़ी करोगे कब। आई बात समझ में? तो पछताने से अच्छा है कि क्यों ना दो चार कदम चलकर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़े। और इसीलिए मैं आप सबके लिए आज लेकर आया हूं बाबू, प्यारे प्यारे मेरे बच्चे, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं साइंस के केमिस्ट्री का टोटल VVI सब्जेक्टिव में आप लोग के लिए लेके आया हूं। और ये बहुत ही बेहतरीन है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैं बहुत सारा आपको सब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूं। और ये जो देख रहे हैं सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव आप सबके जीवन में, खास करके 10वीं एग्जाम में, एक नए प्रारूप के द्वारा मैंने तैयार करके लाया है। इससे पिछले भी मैं वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन आपको पढ़ाया हूँ, फिर भी इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है और कुछ क्वेश्चन नए भी हम जो है उठा करके लाए। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मोबाइल में जाते रहेगा। तो ये वक्त बैठने का नहीं, कुछ करने का है, इसीलिए हम लोग कुछ करने के लिए आए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ और हम लोग पढ़ेंगे आज। हमारे चैनल का नाम है देसी गुरुजी। देख रहे हैं बाबा हैं, बाबा का आशीर्वाद अगर चाहिए तो देसी गुरुजी का आशीर्वाद आपको लेना होगा और इसके लिए हम लोग को क्लास करना होगा। चलते हैं क्लास की तरफ। और हम लोग का पहला जो सवाल है, देख सकते हैं आप सब, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये हम लोग का सबसे पहला सवाल है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? आप देख रहे होंगे बीकर है, बीकर में ये वाइट वाइट आप देख रहे होंगे। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं? देखिए, जब दो विलयनों के बीच ऐसी अभिक्रिया हो जिससे एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है जो विलयन में नीचे बैठ जाता है। दो विलयन ऐसा हो जिसमें एक पदार्थ पूरा नहीं घुले और वो अवक्षेप के रूप में बन जाए, उसको क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब इस बीकर में डालते हैं तो आप देखते होंगे कि बेरियम सल्फेट नाम का ये जो है, ये क्या हो गया? बेरियम सल्फेट। ये वाइट वाइट जो देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया? बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम सल्फेट के रूप में क्या होता है? ये एक ठोस होता है, इसी को क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो सिंपल आंसर है, दो विलयनों के बीच अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा? एक पदार्थ अघुलनशील ठोस बन जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण याद रखिएगा, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इस दोनों का विलयन, उदाहरण याद रखना है। तो पहला हम लोग का हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। हर क्वेश्चन को पढ़िए, कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन को देखिए, याद करने का तरीका बताते हैं। क्वेश्चन खूब 2-3 बार सुनिए, सुनते सुनते पहले उसका उदाहरण याद कर लीजिए और पहले एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन लिख लीजिए, पढ़ के क्वेश्चन लिख लीजिए। ऐसे पूरा क्वेश्चन आपको पहले पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि हम इतना जो पढ़े हैं तो कितना क्वेश्चन खुद से लिख सकते हैं और कौन कौन क्वेश्चन हम खुद से नहीं लिख सकते। जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको दोबारा पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं अपने आप से मेहनत करना शुरू करिएगा, मैं तो जाके एग्जाम में लिखूंगा नहीं, या कोई भी टीचर तो जाके एग्जाम में लिखेंगे नहीं। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता चारों ओर शोर मचा दे। याद रखिएगा मेरी बात, और ये मैंने नहीं कहा था, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है। अब अगला है हम लोग का कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। वे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका। जैसे आपने देखा होगा, ये जो है एल्युमिनियम का कण है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये वाइट वाइट जो देख रहे हैं, ये क्या है? तो जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इसके दो उदाहरण हैं। उदाहरण इसलिए याद रखिए, एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, टीचर नंबर तभी देगा जब आप उदाहरण लिखेंगे। अगर आप उदाहरण नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये हम लोग का हो गया दूसरा क्वेश्चन। पढ़ लीजिए इसको अच्छे से और लिख लीजिए, ये तुरंत याद होने वाला क्वेश्चन है। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ये है एनोडीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। यानी कोई एल्युमिनियम की वस्तु है, उस पर एक कलर पेंट होता है
ठीक है। और यह परत काफ़ी मोटा होता है जो उसको जंग लगने से बचाता है और इसको बहुत ही फैशनेबल बनाता है, माने आकर्षक बनाता है। कुछ ये एल्युमिनियम का है, जैसे मेरे हाथ में देखिए, इस पर पेंट किया हुआ है, दिख रहा है ना, कितना शानदार लग रहा है, आप सबको दिख रहा है। ये जो पेंट किया हुआ है ये क्या है, इसी को कहते हैं एनोडीकरण। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक कैथोड होता है जो माइनस टर्मिनल होता है और एक प्लस होता है जिसको हम एनोड कहते हैं। एनोड कहते हैं प्लस को, कैथोड कहते हैं माइनस को। इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट करके होता है, ये सॉल्यूशन यानी विलयन हुआ। इस विलयन में जब किसी एल्युमिनियम को ऐसे डालते हैं, ये होल्डर से पकड़कर, इस पे प्लस का चार्ज दिया हुआ है, अंदर नीचे क्या है एल्युमिनियम, और इधर से क्या दिया है, कैथोड का 2 छड़ है, एनोड का 1 छड़ यहाँ लगाया गया, उसके नीचे एल्युमिनियम लगाया गया, और ये है विलयन। तो ये विलयन इसको क्या करेगा एल्युमिनियम को, तो इसके ऊपर एक परत बना देगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। अगला है मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो कई बार आप पढ़े होंगे और आपके घर में भी इस तरह का बर्तन होगा, जरूर होगा। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु कहते हैं। जैसे तांबा में जस्ता जोड़ेंगे तो क्या होगा, पीतल। तांबा में टीन जोड़ेंगे तो क्या होगा, कांसा। उदाहरण बहुत मेन है, एग्जाम में सबसे अधिक उदाहरण अगर नहीं लिखते हैं आप तो आपको हर क्वेश्चन में 1-1 नंबर कम रहेगा। देख सकते हैं इसी तरह का कांसा भी होता है, ठीक इसी कलर का होता है, कांसा भी होता है और तांबा भी होता है, पीतल भी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी कई बार पूछा गया है, बहुत चांस रहता है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकले उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। जिस अभिक्रिया में उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, यानी उष्मा देनी पड़ती हो, उष्मा खुद नहीं निकलता, उष्मा देना पड़ता हो, उसको क्या कहते हैं, उष्माशोषी। इसका उदाहरण पूछेगा तो एक हो गया श्वसन और दूसरा हो गया प्राकृतिक गैस का जलना। तो उसका एक मैंने उदाहरण लिख भी दिया है, CH4 मीथेन को अगर जलाते हैं, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, CO2 + 2H2O और उष्मा निकलेगा। इस क्रिया में क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। अगर एग्जाम्पल में आप नहीं लिखते हैं ऐसे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, पक्का में सुन लीजिए कान खोल के। ये हो गया उष्माशोषी, एंडोथर्मिक। इसमें उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई या कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, आप देखना, सूर्य से ऊर्जा उष्मा देना पड़ता है किसको, पेड़ पौधे को, तो वो क्या करती है, लेती है, सोखती है ना। तो इसी को कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं, अवशोषण। तो इसका उदाहरण हो गया एक हो गया प्रकाश संश्लेषण, एक हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। जैसे CaCO3 सॉलिड है, इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पूछेगा ये किस तरह का रिएक्शन है, अभिक्रिया है, तो यह जो है विघटन अभिक्रिया है। क्या है, विघटन अभिक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए अच्छे से, फिर देखिए उदाहरण नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन ये तो बिल्कुल याद है, परिभाषा तो एक लाइन में है, उदाहरण नहीं छोड़ना है, इस बात को याद रखिए आप सब। अगला है मेंडलीफ की आवर्त सरणी की विसंगतियां यानी कमियों को लिखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। मेंडलीफ की आवर्त सरणी की कमियां क्या थी, देखिए उन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन का स्थान जो था, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, और उसमें समस्थानिक यानी कार्बन 12, कार्बन 13, इसको कहते हैं समस्थानिक। अब किसको कहते हैं समस्थानिक, यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, समस्थानिक जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या एक जैसा हो मगर द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। जैसे कार्बन का समस्थानिक करने से कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये कार्बन का क्या है, तो समस्थानिक है। तो 2 बातें लिखिएगा, मेंडलीफ के आवर्त सरणी में फलाना फलाना गलती थी। क्या क्या गलती थी, पहले हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, पहला पॉइंट, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक के लिए कोई जगह उसमें नहीं था, समस्थानिक मैंने बता दिया, जिसका क्या याद रखिएगा, परमाणु संख्या एक रंग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, और कुछ तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के गलत क्रम में रखा गया था। ये 3 गलतियां थी किसमें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। अभी क्या कहें, ये वक्त बैठने का नहीं, ये वक्त कुछ सीखने का है, बस सीखते जाइए, कंप्लीट करते जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही VBI, बहुत ही VBI है ये, कि जब जिप्सम को, जिप्सम का ये हो गया CaSO4 × 2H2O,
को 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसको क्या कहते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसका रिएक्शन ऐसे ही आपको लिखना होगा। ये जो साइन हो गया ये हो गया गर्मी का साइन, यानी जो गर्म कर रहे हैं उसका साइन। ऐसे ही लिखिएगा, एग्जाम में आपको जरूर नंबर मिलेगा। और देख लीजिए अच्छे से, आप बढ़िया से इसको देख लीजिए। हम साइड हो जाते हैं। अब अगला देखिए हाइड्रोकार्बन। देखिए ये भी बहुत मस्त है हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको याद रखना है कि वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सिंपल सी बात, ये दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो सिर्फ पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अब देखिए इसका बनावट देखिए, 3 याद रखिएगा। एक होता है सिंगल बॉन्ड में, उसको कहते हैं एन, जैसे मेथेन है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे करके होता है। हेक्टेन, ऑक्टेन, 8 तक होता है, बस आप लोग को 6 ही तक पढ़ना होता है। और एक होता है जिसमें डबल बॉन्ड बनता है, जैसे C2H4, तो इस वाले को कहते हैं एन, याद रखिएगा। इस वाले को कहते हैं इन। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हमेशा क्या पढ़ते हैं आइन, याद रखिएगा ये बात को। देखिए एन, इन, आइन, एन, इन, आइन, यानी कि एन माने सिंगल बॉन्ड, कभी भी एन होगा इसका मतलब उसके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, इन होगा इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा, और आइन होगा इसका मतलब उसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये आपको IUPAC नाम लिखने में भी मदद मिलेगा, ठीक है इससे। तो इस हिसाब से आपको इसके 3 बॉन्ड को इसी तरह उदाहरण एग्जाम में लिखना है। 3 बॉन्ड होते हैं, अनुलग्न लिख दीजिएगा, उदाहरण लिख दीजिएगा, IUPAC नाम लिख दीजिएगा इस तरह से। मेथेन, एथीन, एथाइन, इसी को हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी कहते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का, एल्कीन का होता है CnH2n, एक का होता है CnH2n-2, एक में +2, एक में -2, एक में सिंपल होता है, ठीक है। ये इसका सामान्य सूत्र हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। तो ये आपको बहुत ही जबरदस्त है, इसको हमेशा आपको याद रखना है। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव में भी जो है पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भर भर के इससे पूछा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तांबे के बर्तन में का उपयोग गर्म पानी के, देखिए तांबा उष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है, यानी बहुत जल्दी गर्म, अच्छा से गर्म होता है। यह भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए तांबा का उपयोग लोग करते हैं गर्म पानी में। ये सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, देखते हैं। सोना 24 कैरेट। शुद्ध सोना से काहे गहना बनता है, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, जिससे बने आभूषण क्या होंगे, आसानी से मुड़ जाएंगे या टूट जाएंगे। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें थोड़ा तांबा या जस्ता का उपयोग या चांदी का उपयोग किया जाता है। और शुद्ध मतलब गहना जो बनता है वो 22 कैरेट का ही बनता है, 24 कैरेट का नहीं बनता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये देख लीजिए 24 कैरेट गोल्ड, देखते हैं। चलिए भैया लीजिए, अभी नहीं, पहले पढ़ाई करिए। अगला क्या है देखिए, अगला बहुत ही मस्त क्वेश्चन ये भी है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। देखिए अम्ल अपनी अम्लीय प्रकृति तभी दिखाता है जब वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, यानी जल में जब तक अम्ल घुलेगा नहीं तब तक हाइड्रोजन आयन देगा ही नहीं। तो जब तक जल में घुलेगा नहीं तब तक देगा ही नहीं, तो इसलिए जल के बिना इसकी अम्लीयता जो होती है वह नहीं होती है। सीधी सी बात है, लिखिएगा। अम्ल अपनी प्रकृति तभी दिखाता है जब वो जल में घुलता है। अगर जल में वो नहीं घुलेगा तब वह अम्लीय नहीं होता है, सीधी सी बात है। अब एक क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर क्या होगा। क्या होगा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालते हैं। तो यहां आप देख रहे होंगे 2 है। ये कॉपर सल्फेट का यहाँ पे विलयन है, इसमें हमने एक लोहा डाला यानी कांटी डाला। थोड़ी देर के बाद इसका देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, हल्का हल्का ब्राउनिश हो रहा है, येलो हो रहा है, हल्का हल्का पीला हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो ये कॉपर, देखिए यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट क्या था, ये था कॉपर सल्फेट। तो इसका सल्फेट क्या किया, इस कांटी पे चढ़ गया, यानी इसका सल्फेट जो था इस कांटी पर, देखते हैं पीला पीला यहाँ इस कांटी पे चढ़ गया। तो अब ये पहले सिर्फ लोहा था, अब ये लोहा में सल्फेट चढ़ गया तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट यानी लोहा सल्फेट। तो ये आपने देखा कि कॉपर किसी विलयन में डालने पर क्या हुआ कि उस विलयन का जो एक मतलब तत्व था वो क्या हुआ, दूसरे तत्व के साथ मिल गया।
यानी कांटे के साथ मिल गया। तो इसी को कहते हैं कि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसलिए जब कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, विलयन का रंग क्या हो जाएगा, हरा। ये बात आपको याद रखना है। तो ये हरा हरा थोड़ा सा दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए नीला रंग था, इससे ये क्या हो गया, हरा हो गया। तो इसी को कहते हैं लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशाली है। और इसको अगर हम नीले रंग के विलयन में डालेंगे तो ये कॉपर को क्या कर देगा, यहां ध्यान दीजिए, कॉपर को विस्थापित कर देगा और विलयन का रंग नीला से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। देख लीजिए, नीला से हरा किसको विस्थापित करेगा, कॉपर को। अगला क्वेश्चन है दंत क्षरण। देखते हैं दांत में इस तरह का, देखिए दांत किस तरह से सड़ गया है, दांत ऐसा क्यों होता है। देखिए दांत कैसा सड़ा हुआ है, देखते हैं, देखिए कैसे खा गया है दांत सब। नशा करिएगा तो आपका भी यही हाल होगा। जब हम मीठा या भोजन खाते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया शर्करा का अपघटन करके, यानी मीठा चीज का अपघटन करके, उसको तोड़ करके अम्ल पैदा करता है। क्या पैदा करता है, अम्ल। और यदि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, यानी ज्यादा मुंह में अम्लीयता हो जाती है, तो दांतों का जो एक इनेमल, दांतों में क्या होता है, एक इनेमल होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, कौन, इनेमल। वो धीरे धीरे गलने लगता है या संक्षारित होने लगता है, यानी इस पे जंग की तरह लगने लगता है। इसको ही क्या कहते हैं, दंत क्षरण। आपने देखा होगा अक्सर दारूबाजों को, दारू अम्ल होता है, पीते 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 जो है उसका दांत सब जो होता है एकदम गोल्डन हो जाता है, मतलब एकदम पीला पीला काला काला हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, तुठ डीके, दंत क्षरण। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां कहां है। देखिए मस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका है टूटल फुटल हड्डी को जोड़ने के लिए, घर के छत और दीवार को डिजाइन बनाने के लिए, ऊपर में लगता है मकान में, खिलौना मूर्ति के लिए, और लैब जो होता है उसमें कोई अगर कहीं से कुछ लीकेज हो रहा है उसके ऊपर भी थोपने के लिए, प्रयोगशाला में छेद को सबको बंद करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, जिससे कि हवा नहीं जाए। अगला देखिए धोबिया सोडा, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग पूछेगा, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 × 10H2 इसका फॉर्मूला है। ये सब हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस बात को एकदम बखूबी याद कर लीजिए आप लोग। उपयोग में देखिएगा तो कांच में होता है, साबुन में, कागज में होता है, इन उद्योगों में होता है। घर में कपड़ा की साफ सफाई के लिए, धुलाई के लिए होता है, और जल की जो कठोरता है इसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है धोबिया सोडा का ये सब हो गया, 3 उपयोग आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, खाने का सोडा, इसे रासायनिक रूप से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग कहां होता है, खास्ता पकौड़ी बनाने में, केक ब्रेड को फुलाने में, एंटासिड, जैसे पेट में अगर ज्यादा एसिडिटी यानी गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैठ जाता है तो वहां पे सोडा वाटर पीने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा ढकार होता है और शांत होता है गैस। और जब आग कहीं लगती है तो वहां पे सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के लिए इसका उपयोग जो है होता है, और कीटाणु को मारने के लिए भी जो है खाने के सोडा का उपयोग होता है, और ये दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार आपके लिए आसानी से 15 को क्वेश्चन भी उपलब्ध हो गया, और यही 15 क्वेश्चन हम आप लिए लेकर आए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में राधे राधे जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।